सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती क्या है? हाँ, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास अब एक एग्जीक्यूटेबल जो है वो सॉफ्टवेयर की मौजूद है, जिसको हम रन करेंगे और रन करके ये देखेंगे कि क्या ये सॉफ्टवेयर जो हमने डेवलप किया है क्या ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के साथ मीट करता है या नहीं। यहाँ पर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जब सॉफ्टवेयर को रन करते हैं या सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, उसका जो बुनियादी मकसद होता है वो उसमें से एरर्स या डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई करना होता है। हम इस नियत से ही उसको टेस्ट कर रहे हैं कि हमने उसमें से सिर्फ और सिर्फ एरर्स ढूंढने हैं। ये बुनियादी ऑब्जेक्टिव होता है आपके जो सॉफ्टवेयर होता है उसको टेस्ट करने का। और टेस्टिंग के लिए आप जो है ऑब्वियसली आपके एक डेवलपर्स होते हैं। डेवलपर्स जो होते हैं वो आपके सॉफ्टवेयर को कभी भी टेस्ट नहीं करते। जो टेस्टिंग का मेजर पोर्शन होता है उसके लिए आप एक अलग से टीम रखते हैं, अलग से आपके मेंबर्स होते हैं जो टेस्टिंग का काम कर रहे होते हैं। क्योंकि डेवलपर्स जो होते हैं उन्होंने सॉफ्टवेयर को बेसिकली बनाया होता है, और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि अपनी ही बनाई हुई चीज तो हमेशा ही अच्छी लगती है। वो तो सबको महसूस होता है कि बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई किसी तरह का इशू नहीं है। जो अपनी बनाई हुई चीज होती है उसमें से एरर्स को ढूंढना ये बड़ा ही मुश्किल काम होता है। इसी वजह से आप जो है इसके लिए एक अलग से टीम रखते हैं जो टेस्टिंग का जो है काम कर रही होती है, जो बायस्ड नहीं होती, और जिनका इंटेंट ही यही होता है कि हमने इसमें से सिर्फ और सिर्फ एरर्स को आइडेंटिफाई करना है। ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही काम नहीं कर रहा, इसमें सिर्फ एरर्स हैं। वो इस नीयत से बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर को देख रहे होते हैं। इस वजह से आपके जो टेस्टर्स और डेवलपर्स होते हैं उनमें एक एनिमोसिटी पाई जाती है, उनमें एक रिलेशनशिप जो होता है उनका वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। क्योंकि डेवलपर्स को ये होता है कि ये जो टेस्टर्स हैं इन्होंने हमारा जो सॉफ्टवेयर है ऑब्वियसली जो वो चीज़ डेवलप करते हैं उसमें से वो गलतियां ढूंढते हैं। इस वजह से थोड़ा सा रिलेशनशिप जो है उनका आपस में अच्छा नहीं होता। ये आपस में उनका हमेशा एक तरह से काइंड ऑफ तनाव रहता है, और ये नेचुरल सी बात है। ऑब्वियसली अगर आपकी बनाई हुई चीज को कोई गलत कहेगा तो आप उसको इस तरह से तो देखेंगे, लेकिन इसको जिस हद तक हो सके ऑब्वियसली जब आप सारे प्रोसेसेस कर रहे हैं तो इसको अवॉइड करना चाहिए। रिलेशनशिप हमेशा ही पॉजिटिव होना चाहिए। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के हवाले से। अब कुछ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के हवाले से इसके लाइफ साइकिल को देख लेते हैं। जिस तरह आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक लाइफ साइकिल होता है, इसी तरह टेस्टिंग का भी एक लाइफ साइकिल होता है। अमूमन ये समझा जाता है कि टेस्टिंग जो है एक खास टाइम स्पाइन पर की जाती है, उसके अलावा जो है इसकी एक्टिविटीज जो है वो नहीं हो रही होती। हालांकि ऐसा नहीं है, आपके सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की एक्टिविटीज हैं वो बिल्कुल ही रिक्वायरमेंट की फेज के साथ साथ ही स्टार्ट हो जाती हैं, और जब तक सॉफ्टवेयर आपका डिप्लॉय नहीं हो जाता तब तक वो सारी जो एक्टिविटीज हैं वो चलती रहती हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस की जो फेज होती है उसमें ऑब्वियसली आप रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपने टेस्टिंग करनी किस चीज़ की है। फिर उसके मुताबिक आप एक अपना टेस्ट प्लान बनाते हैं, जिसमें ये है कि आप कौन से टूल्स यूज़ करेंगे, क्या तरीकाकार अपनाएंगे, कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे टेस्टिंग की। एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं। उस प्लान के बाद आप टेस्ट केसेस को डेवलप करते हैं, और ऑब्वियसली आप हर एक रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट कुछ ना कुछ अपने टेस्ट केसेस लिखेंगे, और उन टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑब्वियसली आपको टेस्ट डाटा भी चाहिए होगा। हर एक टेस्ट केस की जो डिटेल होती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसके प्री रिक्विजिट्स,
उसके लिए डाटा क्या रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज़ें आप टेस्ट केसेस में डिफाइन करते हैं। देन फिर जब आपके पास ऑब्वियसली एग्जीक्यूटेबल आ जाएगी सॉफ्टवेयर की डेवलप होके, देन आप अपने टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। सो ऑब्वियसली उसके लिए एक इन्वायरमेंट होगा। जब आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो कुछ टेस्ट रिजल्ट्स आएंगे आपके पास। वो रिजल्ट्स बेसिकली आप रिपोर्ट करेंगे और डेवलपर्स उनको रिजॉल्व करेंगे। और जब डेवलपर रिजॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास दोबारा से वो एग्जीक्यूटेबल वापस आएगी। और इस तरह वो जो रिग्रेशन टेस्टिंग का जो मैकेनिज्म या साइकिल है वो चलता रहेगा अनटिल अनलेस आपके जो तमाम तरह डिफेक्ट्स हैं सॉफ्टवेयर में से वो रिमूव नहीं हो जाते। देन जब बिल्कुल सॉफ्टवेयर रेडी है डिप्लॉय होने के लिए, ऑब्वियसली उसके बाद आप ये टेस्टिंग का जो साइकिल है उसको क्लोज करेंगे, क्लोजर रिपोर्ट्स लिखेंगे, आप एक प्रॉपर टेस्ट मैट्रिसेस लिखेंगे कि कितने डिफेक्ट्स आए, उनको कितने टाइम में रिजॉल्व किया गया। ये सारी चीज़ें जो है इस करके आपका जो ओवरऑल टेस्टिंग का साइकिल है वो क्लोज हो जाएगा। सो ये एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का लाइफ साइकिल है जिसको आप SDLC भी कहते हैं। आपने SDLC के बारे में सुना होगा। सो ये SDLC भी उसके पैरेलल ही काइंड ऑफ चल रहा होता है। सो ये थी डिस्कशन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लाइफ साइकिल के बारे में। अब जो है हम कुछ इससे पहले कि टेस्टिंग के फंडामेंटल्स पर थोड़ा हम मूव करें, कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट्स जो कि ज़रूरी हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फिर उनकी बेसिस पे हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लेवल्स, मेथड्स और टाइप्स को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सो आपने दो टर्म्स सुनी होगी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को, तो हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। एक टर्म और होती है दैट इज सॉफ्टवेयर डिबगिंग। तो क्या कोई बता सकता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर डिबगिंग में डिफरेंस क्या होता है? जी हसन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो डिबगिंग होती है उसका मकसद जो होता है वो बग्स को रिमूव करना होता है, और जो आपकी टेस्टिंग होती है उसका बुनियादी पर्पस होता है कि हमने बग्स को ढूंढना है। सो टेस्टिंग की फेज में आपने बग्स को या डिफेक्ट्स को फाइंड किया। अब आप वो जो डिफेक्ट रिपोर्ट होगी वो अपने टेस्टर्स को देंगे, और टेस्टर्स जो हैं आप डिबगिंग करेंगे उन डिफेक्ट्स के लिहाज से, और वो बेसिकली हर एक डिफेक्ट का कॉज ढूंढेंगे, एनालिसिस करेंगे, और वो कॉज ढूंढ के उस डिफेक्ट का उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे आपके सॉफ्टवेयर में से। सो ये वाला जो प्रोसेस है कि आपके किसी भी डिफेक्ट का कॉज ढूंढना, उसकी वजह को ढूंढना और उसको आपके सॉफ्टवेयर में से रिमूव करना वो वजह को ढूंढकर, तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डिबगिंग। और ऑब्वियसली जो सॉफ्टवेयर डिबगिंग है ये आपके डेवलपर्स करेंगे, और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आपके जो हैं टेस्टर्स करेंगे। सो यहाँ पे जो इनमें जो डिफरेंस है, ऑब्जेक्टिव फर्क होता है। टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने जो एरर्स है वो फाइंड करने हैं, और डिबगिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने एरर्स के काज को ढूंढ के उनको रिमूव करना है। सो टेस्टिंग सॉफ्टवेयर टेस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और डिबगिंग जो है वो डेवलपर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब हम ऑटोमेशन की बात करें तो टेस्टिंग को आप बहुत हद तक ऑटोमेट कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी डिबगिंग होती है वो आपको ऑब्वियसली मैनुअली करना पड़ेगी। जो आपके डेवलपर्स होंगे वो मैनुअली, क्योंकि उन्होंने डेवलप किया है, उनको पता है कि क्या चीज़ कहाँ पर मौजूद है, सो वो सारा जो मोस्ट ऑफ द काम होगा डिबगिंग का वो मैनुअली कर रहे होंगे। टेस्टिंग के लिए लाजमी नहीं है कि आपको सॉफ्टवेयर के इंटरनल्स का नॉलेज हो, लेकिन ऑब्वियसली जब आप डिबगिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास सॉफ्टवेयर के इंटरनल्स का नॉलेज होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा उसके डिज़ाइन का, उसके स्ट्रक्चर का, जो आपने कोड लिखा हुआ है, तो आप डिबगिंग नहीं कर पाएंगे, आप वजह नहीं ढूंढ पाएंगे कि ये जो एरर्स हैं ये किस वजह से आ रही हैं।
सो ये जो बुनियादी डिफरेंस है टेस्टिंग और डिबगिंग में। सो हम कोशिश करेंगे कि डिबगिंग को भी थोड़ा सा देख लें, लेकिन अभी तक की हमारी जो डिस्कशन है वो सिर्फ फोकस्ड है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे। सो उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। ये जो टर्म्स जो हैं आपने बड़ी ही सुनी होंगी। अगर आपका कोई इंटरव्यूज का इत्तेफाक हुआ हो, आपने कोई क्वालिटी एश्योरेंस या इस तरह की किसी जॉब में इंटरव्यू दिया हो, सो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में बड़ा पूछा जाता है कि वैलिडेशन क्या होती है और वेरिफिकेशन क्या होती है। सो क्या कोई बताना चाहेगा जी इन दो टर्म्स में डिफरेंस क्या है, और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के केस में क्या हम वैलिडेशन कर रहे होते हैं या वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं? जी, एनीवन? सो वैलिडेशन जो होती है इसका बुनियादी पर्पस ये होता है कि आपने ये चेक करना है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है क्या वो आपकी तमाम तर रिक्वायरमेंट्स को कैप्चर करता है या नहीं करता। फॉर एग्जांपल, जब आप सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट लिख रहे थे तो आपने वहां पे देखा कि जी इसकी 10 रिक्वायरमेंट्स हैं। सो अब आप अपने सॉफ्टवेयर को देखेंगे और वहां पे जाके ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो जो 10 की 10 रिक्वायरमेंट्स हैं क्या आपके सॉफ्टवेयर में एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। अगर वो 10 की 10 जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपके सॉफ्टवेयर में एग्जिस्ट करती हैं तो इसका मतलब है कि आपने वैलिडेट कर लिया है और वैलिडेशन आपके पास हो गई है। सो हमें ये नहीं उनकी एक्चुअल वर्किंग को यहाँ पे नहीं देखना होता हर एक रिक्वायरमेंट की, सिर्फ उनकी एग्जिस्टेंस को चेक करना होता है वैलिडेशन की फेज में। अब जब हमारे पास वेरिफिकेशन की फेज आती है तो उसमें आप हर एक रिक्वायरमेंट को पकड़ते हैं, आप उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या वो रिक्वायरमेंट ऐसे ही इम्प्लीमेंटेड है जिस तरह से कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है, क्या हमने उसको करेक्टली इम्प्लीमेंट किया हुआ है या नहीं किया हुआ। सो ये जो प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करके कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट उसकी करेक्टनेस को चेक करना, ये वेरिफिकेशन है। वैलिडेशन में सिर्फ आप उसकी एग्जिस्टेंस को चेक कर रहे होते हैं कि क्या ये आपके सॉफ्टवेयर में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, उनका काउंट जो है वो कंप्लीट है कि नहीं है। सो वैलिडेशन करने के लिए आप प्राइमरीली तौर पे रिव्यूज करते हैं, इंस्पेक्शंस करते हैं या वॉक थ्रूज, ये वाले जो सारे काम हैं इसकी मदद से आप वैलिडेशन करते हैं। और वेरिफिकेशन करने के लिए किसी भी चीज की करेक्टनेस को चेक करने के लिए आपको टेस्टिंग करना पड़ेगी। सो ये जो डिफरेंस है वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में, जब हम वैलिडेशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, और जब हम वेरिफिकेशन कहते हैं तो हम कहते हैं कि आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। सो क्या हम करेक्ट चीज बना रहे हैं या नहीं बना रहे। सो ये डिफरेंस है वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में। जब हम टेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम वेरिफिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं, और आगे जाके जब हम सॉफ्टवेयर रिव्यूज, वॉक थ्रूज और इंस्पेक्शंस को देखेंगे तो उस वक्त हम प्राइमरीली वैलिडेशन की बात कर रहे होंगे। सो आई होप ये डिफरेंस जो है इन दोनों में आपको क्लियर है। अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं है तो आप पूछ लें, और सॉरी ये स्लाइड में कुछ इशू है, मैं इसको बाद में कलेक्ट कर लूंगा लेक्चर के बाद। ओके जी, सो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है दैट इज टेस्ट केस। जी बताएं टेस्ट केस क्या होता है। आपने अक्सर सुनते रहे होंगे टेस्ट केस के बारे में। तो सर सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ इनपुट इस तरह से दे के कोई आउटपुट को टेस्ट करना कि क्या आउटपुट इस इनपुट के ऊपर ठीक आ रहा है या नहीं, मुख्तलिफ इनपुट्स के ऊपर हम चेक करते हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अली। सो टेस्ट केस का पर्पस यही होता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं आप उनमें से किसी एक रिक्वायरमेंट को लेते हैं और कुछ एक्शंस जो होते हैं वो आप एग्जीक्यूट करते हैं,
और ये चीज़ वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो रिक्वायरमेंट जो है वो सही तरह से फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। सो टेस्ट केस के लिए आपके पास कुछ उस टेस्ट केस की प्री कंडीशंस होंगी, कुछ इनपुट्स होंगी, देन आप कुछ एक्शंस लेंगे और एक्शंस के बाद कुछ रिजल्ट्स आएंगे और आप उन रिजल्ट्स को वेरीफाई करेंगे कि क्या यही एक्सपेक्टेड रिजल्ट थे या नहीं थे। अगर वो एज एक्सपेक्टेड आ रहे हैं तो आपका ऑब्वियसली वो वाला टेस्ट केस जो है वो पास हो जाएगा। अगर वो डिफरेंस आ रहे हैं तो आपका वो टेस्ट केस फेल हो जाएगा, आपकी वो रिक्वायरमेंट पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो रही। ये टेस्ट केस होता है, इसके अंदर आप किसी एक खास फीचर या किसी एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को कुछ सेट ऑफ एक्शंस को एग्जीक्यूट करके आप उनको वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो टेस्ट केस का एक खास तरह का टेम्पलेट होता है। ये कुछ एलिमेंट्स जो हैं आपको अपने सामने नजर आ रहे हैं। टेस्ट केस में ये भी हो सकते हैं, इनमें से कम भी हो सकते हैं और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। सो सबसे पहले जो है वो टेस्ट स्वीट आईडी, देन जो आपका टेस्ट केस होता है उसकी कोई आईडी होती है। उसके बाद आपके पास जो टेस्ट केस है उसकी समरी होती है कि आप इस टेस्ट में करने क्या चाह रहे हैं। देन उस टेस्ट केस के रिलेटेड रिक्वायरमेंट कौन सी है। देन उस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ आपके प्रीरेक्विजिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो टेस्ट केस है वो लॉगिन के किसी पेज को वेरीफाई करता है कि लॉगिन का जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन है वो सही तरह से काम कर रही है या नहीं कर रही, सो उसके लिए प्रीरेक्विजिट ये होगा कि यूजर को लॉगिन के पेज पे होना चाहिए। दैट इज प्रीरेक्विजिट। सिमिलरली टेस्ट डाटा होता है आपके पास। अब उस केस में आपका टेस्ट डाटा जो होगा वो यूजर जो है वो यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करेगा। देन आपके पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं और एक्चुअल रिजल्ट्स होते हैं। ऑब्वियसली अगर यूजर जो है वो सही यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करेगा तो एक्सपेक्टेड यही है कि उसको लॉगिन हो जाना चाहिए। अगर वो गलत यूजर नेम या गलत पासवर्ड एंटर करता है तो ऑब्वियसली उसको लॉगिन नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से आप डिफरेंट तरह के केसेस बनाते हैं, गलत यूजर नेम पासवर्ड और सही यूजर नेम पासवर्ड दे के देखते हैं कि आपका एंड रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड आ रहा है या नहीं आ रहा। देन उस टेस्ट का कोई स्टेटस होगा, या तो वो पास होगा या वो फेल होगा। ये तो बड़े ऑब्वियस स्टेटस हैं। देन एक और स्टेटस होता है दैट इज डेफर्ड। इसका मकसद ये होता है कि समटाइम ऑब्वियसली आप जब सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ फंक्शनैलिटी अभी आपने इम्प्लीमेंट नहीं की, उस पर अभी काम हो रहा है लेकिन आपने टेस्ट केसेस जो हैं उसके लिखे हुए हैं। सो इस तरह के जो टेस्ट केस हैं उनको आप फॉर टाइम बिंग डिले कर देंगे और उनको फ्यूचर में एग्जीक्यूट किया जाएगा। सो जो टेस्ट केसेस आप होल्ड पर रखेंगे ऑब्वियसली उसको हम डेफर्ड कहेंगे। देन उस टेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए एक टेस्ट इन्वायरमेंट होता है और डेट और टाइम की इंफॉर्मेशन होती है कि आपने इस टेस्ट केस को कब एग्जीक्यूट किया। सो ये टेस्ट केस का एक टेम्पलेट है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और जब आप टेस्ट केसेस लिखते हैं सो ये सारी वाली चीज़ें जो हैं आप ब्रीफली मेंशन कर रहे होते हैं और ऑब्वियसली कुछ चीज़ें टेस्ट केस रन करने के बाद इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें ऐड हो जाती है, जैसे कि स्टेटस। और स्टेटस तो आप तब भी ऐड करेंगे जब आपने टेस्ट केस को रन कर लिया होगा। सो ये एक टेस्ट केस का टेम्पलेट है आपके पास जो आपको सामने नजर आ रहा है। उसके बाद अभी हमने डिस्कस किया कि टेस्ट स्वीट भी होता है। जब आप टेस्ट केस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एक टेस्ट स्वीट आईडी भी होती है। सो टेस्ट केसेस को जब हम लिख रहे होते हैं तो हम उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, आप मल्टीपल स्क्रिप्ट्स लिखते हैं। सो लेट्स से एक स्क्रिप्ट के अंदर जो टेस्ट केसेस लिखे हैं वो आपका एक टेस्ट स्वीट है। इसी तरह एक दूसरी स्क्रिप्ट के अंदर जो आपने लिखे हुए हैं वो आपका एक टेस्ट स्वीट है। सो मल्टीपल टेस्ट केसेस अगर आपने एक जगह पे इकट्ठे ऑर्गेनाइज किए हुए हैं
सो मल्टीपल केसेस मिलके आपका एक टेस्ट सुइट बनाएंगे। सो दैट इज टेस्ट सुइट। उसके बाद हम थोड़ा सा डिफेक्ट लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली जब आपके सिस्टम में से कोई डिफेक्ट जो है वो आइडेंटिफाई होता है, जिसको आप बग लाइफ साइकिल भी कहते हैं। सो उसकी डिटेक्शन से लेके उसके क्लियर तक आप कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, जिसको हम उसके लाइफ साइकिल में अब देखने जा रहे हैं। सो सबसे पहले आपने डिफेक्ट आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसको रिपोर्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली वो ओपन या न्यू की स्टेट में चला जाएगा। उसके बाद आप उसको किसी ना किसी ऑब्वियसली जो आपकी डेवलपमेंट टीम है उनको असाइन कर देंगे, तो उसका जो स्टेटस है वो उस डिफेक्ट का वो असाइन हो जाएगा। और आपकी जो डेवलपर्स की टीम होगी वो चेक करेगी कि क्या ये डिफेक्ट जो है ये वैलिड है। वैलिड के हवाले से आप दो चीज़ें चेक कर रहे होंगे, क्या वो डुप्लीकेट डिफेक्ट तो नहीं है। आपने एक ही डिफेक्ट एक या 2 से 3 दफ़ा आपने लेट से उसको बता दिया। सो ऑब्वियसली अगर वो डुप्लीकेट है और वो पहले से भी असाइंड हुआ है तो आप उसको बस उसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन और सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपका जो डिफेक्ट है वो एक्चुअल डिफेक्ट नहीं था, लेकिन गलती से वो समहाउ आइडेंटिफाई हो गया, तो उस केस में भी आप उसको ड्रॉप कर देंगे। लेकिन अगर तो वो वैलिड है और वो डुप्लीकेट नहीं है, तो तब आपको उसको फिक्स करना पड़ेगा। सो आप उसको फिक्स करेंगे। अब फिक्स आपने क्या करना है, आपने फौरन से करना है या उसको आप किसी फ्यूचर की रिलीज के लिए छोड़ रहे हैं। सो या तो आप उसको डेफर्ड कर रहे हैं या आप उसको फौरन से फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद आप उसको अपने टेस्टर्स को देंगे और टेस्टर्स चेक करेंगे कि क्या ये जो डिफेक्ट था ये फिक्स हो चुका है या नहीं हो चुका। अगर वो नहीं फिक्स हुआ होगा तो वो आप दोबारा से रीअसाइन कर देंगे और दोबारा से ऑब्वियसली डेवलपर्स उसको देखेंगे। अगर तो वो वाला इशू रिजॉल्व हो चुका होगा तो आप उस डिफेक्ट को क्लोज कर देंगे। सो ये आपके डिफेक्ट का एक लाइफ साइकिल है, जिसके मुताबिक डिफेक्ट जो है वो चल रही होती हैं, आप उसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं। So that is the discussion about defect life cycle. अब हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पर जंप करने जा रहे हैं उसकी डिटेल्स के हवाले से। सो 3 चीज़ें होती हैं जब भी हम किसी भी टेस्ट की बात करते हैं, कि आपने कब टेस्ट करना है, कैसे टेस्टिंग करनी है और क्या चीज़ टेस्ट करनी है। सो व्हेन टू टेस्ट, इसके लिए आप के पास डिफरेंट लेवल्स होते हैं और जो आप टेस्टिंग है उसके लिए क्या तरीकाकार या क्या टेक्निक आप यूज करते हैं, ये आपकी हाउ की कैटेगरी में आता है। देन आपने क्या चीज टेस्ट करनी है, उसके बेसिस पर आप सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग की डिफरेंट टाइप्स को चूज कर रहे होते हैं। तो 3 बुनियादी चीजें हैं, व्हेन टू टेस्ट, हाउ टू टेस्ट एंड व्हाट टू टेस्ट। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हेन टू टेस्ट, जिसमें हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लेवल्स की बात करेंगे। सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के 4 जो हैं वो लेवल्स होते हैं और ये 4 लेवल आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज यूनिट टेस्टिंग, सेकंड इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग, देन आपके पास सिस्टम टेस्टिंग है और फोर्थ वन इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। सो अब हम बात कर लेते हैं कि इन जो ये 4 लेवल्स हैं इनमें डिफरेंस क्या है और ये कौन लोग कर रहे होंगे। सो आपकी जो यूनिट टेस्टिंग होती है, इसमें आप अपने सॉफ्टवेयर के इंडिविजुअल यूनिट्स
जो कि आपके फंक्शंस हो सकते हैं, आपकी क्लासेस हो सकती हैं, या एक सेट ऑफ क्लासेस हो रही हैं, उनकी वर्किंग को टेस्ट करते हैं। इसका बुनियादी पर्पज यही होता है कि आपके जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, क्या वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जो यूनिट टेस्टिंग है, ये प्राइमरीली आपके डेवलपर्स खुद से करते हैं, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली इंटरनल्स का नॉलेज चाहिए होता है। इसको आपके डेवलपर्स खुद से करते हैं, आपके टेस्टर्स नहीं करते। वो जैसे जैसे डेवलप कर रहे होते हैं, साथ साथ वो यूनिट टेस्टिंग या यूनिट टेस्ट जो होते हैं आपके, वो लिख रहे होते हैं। इसमें आप इंडिविजुअल यूनिट्स को चेक करते हैं। देन आपके पास इंटीग्रेशन टेस्टिंग आती है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में ऑब्वियसली आपके जो इंडिविजुअल यूनिट्स होंगे उनको कंबाइन करेंगे और एक आप ग्रुप बना देंगे, एक कोई टेंजिबल सी चीज आपके सामने आ जाएगी मल्टीपल यूनिट्स को कंबाइन करने के नतीजे में। और आपका जो पर्पस होता है कि जब हमने डिफरेंट यूनिट्स को कंबाइन किया है, इसके नतीजे में कोई फॉल्ट्स तो इंट्रोड्यूस नहीं हो गए। जो आपके यूनिट्स हैं उन्होंने आपस में इंटरेक्ट करना है और उनकी इंटरेक्शंस में कोई इश्यूज तो नहीं है। तो क्योंकि इंटीग्रेशन टेस्टिंग में आपके पास एक बड़ी ही टेंजिबल किस्म की चीज आपके पास आ चुकी होती है, इसलिए इंटीग्रेशन टेस्टिंग ज्यादातर आपके सॉफ्टवेयर टेस्टर्स करते हैं। देन आपके पास सिस्टम टेस्टिंग है। सिस्टम टेस्टिंग ऑब्वियसली अब आपके पास एक कंप्लीट सिस्टम होगा जिसके सारे यूनिट्स इंटीग्रेटेड हैं, और आपने उस कंप्लीट सिस्टम को ये एवेल्युएट करना है कि क्या ये आपकी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है या नहीं करता। ये वाली जो टेस्टिंग है जिसकी हम अभी ज्यादातर बात भी कर रहे थे, ये वाली टेस्टर ऑब्वियसली आपके सॉफ्टवेयर टेस्टर्स ही करेंगे, जब वो आपके कंप्लीट सिस्टम को लेके उसकी रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट उसको चेक कर रहे होंगे कि क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स, ये सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है और इसमें किसी भी तरह के एरर्स नहीं है। तो कंप्लीट जो सिस्टम होता है, ये आपके सॉफ्टवेयर टेस्टर्स ही उस सिस्टम को टेस्ट करते हैं। देन आपके पास एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का लेवल है, जिसमें ऑब्वियसली जो आपका सिस्टम होता है वो आप एक्सेप्टेबिलिटी के लिहाज से चेक करते हैं, और आप ये वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये डिलीवरी के लिए रेडी है या नहीं है। ये वाली जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, ये आपकी कस्टमर साइड पे कुछ लोग कर रहे होते हैं। वो सॉफ्टवेयर को ऑब्वियसली एक्सेप्ट करने से पहले देखते हैं कि क्या ये रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है या नहीं करता। हमने 4 लेवल्स को देखे, जिसमें सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग है, जिसमें इंडिविजुअल फंक्शंस या इंडिविजुअल क्लासेस या सेट ऑफ क्लासेस कह रहे हैं, वो जैसे जैसे आप लिख रहे हैं उनको आप टेस्ट करेंगे कि उनकी फंक्शनैलिटी या उनकी वर्किंग ठीक है या नहीं है। ये वाली टेस्टिंग आपके डेवलपर्स खुद से करेंगे। देन इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, अब आपने यूनिट्स को कंबाइन कर दिया और उनकी कंबाइन वर्किंग को देखना है, और ये वाली टेस्टिंग ज्यादातर आपके सॉफ्टवेयर टेस्टर्स करते हैं। देन आपके पास सिस्टम टेस्टिंग है, जिसमें आपके पास आप कंप्लीट सिस्टम है जो पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है, और ये वाली टेस्टिंग जो है आपके सॉफ्टवेयर टेस्टर्स ही करेंगे। देन लास्ट पे आपके पास एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जो कि आपकी क्लाइंट साइड या आपकी कस्टमर साइड पे कुछ लोग कर रहे होंगे, ये वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। ये 4 लेवल्स हैं टेस्टिंग के। इसके बारे में अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है या कोई चीज क्लियर नहीं है, तो वो आप पूछ सकते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लेवल्स के हवाले से। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड्स को। इस पे हम ये चीज जानने की कोशिश करते हैं कि आपने टेस्टिंग करनी कैसे है। इसकी काफी सारी
एग्जाम है जिसमें आपके पास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ये दो प्राइम मेथड्स हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के। देन ऑब्वियसली ग्रे बॉक्स टेस्टिंग है जिसमें आप वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स की मिक्स टेक्निक्स यूज कर रहे होते हैं। देन ऑब्वियसली आप टेस्टिंग को मैनुअली भी कर सकते हैं और ऑटोमेटेड भी कर सकते हैं। अब मैनुअल या ऑटोमेटेड के अंदर आप ब्लैक बॉक्स यूज कर रहे हैं या वाइट बॉक्स यूज कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। सो प्राइमरीली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के दो मेथड्स या दो टेक्निक्स हैं, दैट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग। जब आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की बात करते हैं तो इसको आप बिहेवियरल टेस्टिंग भी कहते हैं। इसमें आपको आपके सॉफ्टवेयर के इंटरनल्स का बिल्कुल पता नहीं होता कि सॉफ्टवेयर का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल डिजाइन क्या है, या इंटरनली उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है। इसका जो नॉलेज है वो टेस्टर के पास बिल्कुल नहीं होता। अब उसने करना क्या है कि उसके पास रिक्वायरमेंट्स हैं, वो बस अपने कुछ इनपुट्स को देखेगा और वो ये चेक करेगा कि हर एक इनपुट के अगेंस्ट जो आउटपुट आ रही है वो एज एक्सपेक्टेड है या नहीं है। लेकिन आप जो सिस्टम है उसको एज ब्लैक बॉक्स ले रहे हैं, उसकी इंटरनल डिटेल्स का नॉलेज नहीं है टेस्ट करते वक्त आपके पास। सो ये जो इस तरह की टेस्टिंग होती है जो कि बहुत ज़्यादा प्राइमरीली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ही हो रही होती है। सो ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है आपके पास। सो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है ऑब्वियसली ये आपकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग के लेवल्स पर एप्लीकेबल है, सिस्टम टेस्टिंग के लेवल पर और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के लेवल पर। और जो यूनिट टेस्टिंग है और उसके लिए तो ऑब्वियसली आपको इंटरनल्स का पता होना चाहिए। सो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की मदद से आप फंक्शनल टेस्टिंग भी कर सकते हैं। फंक्शनल टेस्टिंग में ये हो सकता है कि आप अपने फीचर्स को टेस्ट करने की कोशिश करें, क्या कि सारे जो फीचर्स हैं या जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही। सो फंक्शनल टेस्टिंग करने के लिए आप जो टूल यूज करते हैं, आपने इनके नाम भी सुने होंगे, दैट इज QTP एंड Selenium। इनमें से जो Selenium है ये बहुत पॉपुलर है। ये इंडस्ट्री में हर जगह पे Selenium ही ज़्यादातर यूज किया जाता है। और जो Selenium है प्राइमरीली तौर पे इस की जो लाइब्रेरी है ये जावा में लिखी गई थी, लेकिन अब इसकी जो सपोर्ट है वो तमाम तरह मतलब मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस में Selenium की सपोर्ट जो है वो अवेलेबल है, जैसे C#, पाइथन और इस तरह की जो भी मेजर लैंग्वेजेस हैं जो डेवलपमेंट के लिए यूज होती हैं, Selenium की सपोर्ट उनमें अवेलेबल है। Selenium की मदद से आप वेबसाइट्स को टेस्ट कर सकते हैं, आप मोबाइल एप्लीकेशंस को टेस्ट कर सकते हैं, आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को टेस्ट कर सकते हैं। और वो तमाम तरह जो टेस्ट आप लिखते हैं वो बेसिकली ऑटोमेटेड होते हैं और वो खुद से ही बस आपको Selenium को यूज़ करना आना चाहिए और वो सारी टेस्टिंग मोस्टली ऑटोमेटिक हो रही होती है। देन ऑब्वियसली नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है जिसमें आप नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जैसे कि परफॉर्मेंस है, थ्रूपुट है, रिलायबिलिटी है या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको आप टेस्ट कर रहे होते हैं अपने सॉफ्टवेयर की। सो इसके लिए जो टूल है दैट आर लोड रनर एंड JMeter। हम जो इस कोर्स में जिन टूल्स को सीखेंगे, एक तो हम Selenium को सीखेंगे कि Selenium क्या है और वो किस तरह से वर्क करता है। उसके बाद हम JMeter को सीखेंगे और ये दोनों ही, इसके लिए आपको इंटरनल्स का नॉलेज होना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आप एज अ ब्लैक बॉक्स लेके सिर्फ रिक्वायरमेंट्स को देख के अपने ऑटोमेटेड टेस्ट जो है वो आप लिख सकते हैं। एंड ऑब्वियसली रिग्रेशन टेस्टिंग तो है ही कि आपने अगर डिफेक्ट आइडेंटिफाई किया तो
अगर कोई फंक्शनैलिटी नहीं सही थी तो ऑब्वियसली डेवलपर्स ने उसको करेक्ट किया, तो आप रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। और रिग्रेशन टेस्टिंग भी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की ही कैटेगरी में प्राइमरीली तौर पे आती है। तो ये डिफरेंट तरह की टेस्टिंग है जो आप एज अ ब्लैक बॉक्स करते हैं। सो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है, इसमें जब आप टेस्ट केसेस लिखते हैं, सो उसके लिए दो टेक्निक्स होती हैं हमारे पास। एक इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग की टेक्निक है और एक बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है। अब इन टेक्निक्स का मकसद क्या है? क्योंकि जब भी आप टेस्ट केसेस की बात करते हैं तो एग्जॉस्टिव किस्म की टेस्टिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि लेट्स से यूजर एक नंबर जो इनपुट दे रहा है वो जो है वो 0 से लेके 1000 के दरमियान में होगा। अब मैं ये नहीं कर सकता कि 0 से 1000 के दरमियान जो सारे नंबर्स हैं उनके लिए एक एक टेस्ट करके देखूं। इस तरह की एग्जॉस्टिव टेस्टिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होती हमारे लिए। सो आप क्या करते हैं इस केस में? आप फिर आपके जो ओवरऑल इनपुट है उसको इस तरह से डिवाइड करते हैं और उसमें से चंद एक सैंपल्स लेते हैं जो उस इनपुट को एज अ होल रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये जो दो टेक्निक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इनका मकसद भी यही है कि आपने वो सैंपल्स या टेस्ट केसेस की जो ओवरऑल डोमेन है उसको रिड्यूस किस तरह से करना है, टेस्ट केसेस को कम किस तरह से करना है। सो सबसे पहली जो टेक्निक है दैट इज इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। ये नाम तो शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन ये बड़ी ही आसान सी बात है। इसमें जो आप अपनी इनपुट है उसको पार्टीशन करते हैं इक्वल सेगमेंट में से, और फिर आपने जो पार्टीशन करके जो उसकी डिफरेंट तरह की क्लासेस जो हैं जो आपने आइडेंटिफाई की होती हैं, हर एक क्लास के अगेंस्ट आप कुछ वैलिड और कुछ इनवैलिड इनपुट्स चूज करते हैं जो बेसिकली उस क्लास की तमाम तर इनपुट्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इसकी हम आगे एग्जांपल आ जाएगी तो आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो आपकी जो इनपुट कंडीशन है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है या एक रेंज ऑफ वैल्यूज हो सकती है या कोई एक बूलियन कंडीशन हो सकती है। सो अगर तो आपके पास एक रेंज है, सो आप क्या करेंगे, एक वैलिड क्लास डिफाइन करेंगे और दो इनवैलिड क्लासेस डिफाइन कर लेंगे। ये कैसे करते हैं आगे एग्जांपल आ जाती है तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर तो आपकी इनपुट जो है वो किसी मेंबर का सेट है तो उस केस में आप एक वैलिड और एक इनवैलिड क्लास डिफाइन करेंगे, यानी कि एक क्लास ये होगी कि ऐसे तमाम तर एलिमेंट्स जो सेट का मेंबर हैं और एक ऐसे तमाम तर एलिमेंट्स जो सेट का मेंबर नहीं है। ये दो क्लासेस बन जाएंगी। अगर आपकी इनपुट कंडीशन जो है वो बूलियन वेरिएबल है तो ऑब्वियसली इस केस में भी आप एक वैलिड और एक इनवैलिड क्लास डिफाइन करेंगे, यानी कि एक आपके पास ट्रू कंडीशन होगी और एक जो है आपके पास फॉल्स कंडीशन होगी। सो इसको थोड़ा सा एग्जांपल से एलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं कि इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग किस तरह से करते हैं। सबसे पहली एग्जांपल ये है कि आपने लेट्स से किसी इंटीजर का एब्सोल्यूट कंप्यूट करना है। जब हम एब्सोल्यूट कंप्यूट करने की बात करते हैं तो इंटीजर्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो इंटीजर पॉजिटिव हो या इंटीजर नेगेटिव हो। सो ये दो क्लासेस आपके पास बन गई। अब आप कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स चूज कर लेंगे और कुछ नेगेटिव इंटीजर्स चूज कर लेंगे, कुछ सैंपल्स ले लेंगे, और अगर उनके लिए रिजल्ट्स सही आते हैं तो आपके पास ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं वो सही आएंगे। सिमिलरली अगर आपकी इनपुट कंडीशन जो है वो एक रेंज में है, लेट्स से आपके पास एक काउंट का वेरिएबल है जो कि 0 से बड़ा होगा लेकिन मैक्स से छोटा होगा। अब यहाँ पे आपके पास तीन क्लासेस बन गई। एक तो आपकी वैलिड इनपुट्स होंगी
जो कि इस रेंज के अंदर अंदर होंगी। और देन आपके पास अपर बाउंड और लोअर बाउंड होगा, यानी कि एक इनपुट्स ऐसी होंगी जो 0 या 0 से बड़ी वाली एक क्लास है, और एक मैक्स 0 या 0 से छोटी वाली एक क्लास है, और एक मैक्स या मैक्स से बड़ी वाली एक क्लास है। सो ये 3 क्लासेस आपके पास बन गई, और इन तीनों क्लासेस में से आप सैंपल्स चूज करेंगे जो आपकी इनपुट स्पेस को डिपेंड करेगा। अगर आप उनके लिए टेस्ट कर लें, उनके लिए आपके रिजल्ट्स सही आते हैं, तो आपके पास ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं वो भी सही होंगे। सो ये जो अभी हमने बात की, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग की बात की, जिसमें आप क्लासेस डिफाइन करके और उसमें से इनपुट्स को चूज करते हैं। अगर किसी को ये समझ नहीं आई तो उसके बारे में पूछ ले, कोई चीज इसके बारे में नहीं क्लियर इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग के हवाले से। ओके जी, होप आपको ये क्लियर है। उसके बाद बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है। ये भी बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि जब आप इनपुट स्पेस की बात करते हैं तो ज़्यादातर जो इश्यूज होते हैं वो आपकी बाउंड्री वैल्यूज में पाए जाते हैं। तो रादर देन के हम तमाम तर चीज़ों को टेस्ट करें, अगर हम सिर्फ बाउंड्री वैल्यूज को ही टेस्ट कर लें तो वही काफ़ी होगा इन मोस्ट केसेस। सो इसकी एक मिसाल ले लेते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास ये रेंज है, x जो है वो लाई करता है 0.0 और 1 के बिटवीन। सो सिर्फ हम बाउंड्री वैल्यूज को देखेंगे, जैसे कि वैलिड इनपुट्स जो हैं वो बाउंड्री के पास आपके पास 0.1 और 0.9 हो सकती हैं। ये बिल्कुल बाउंड्री के पास वैल्यूज हैं जो वैलिड हो सकती हैं। सिमिलरली जो इनवैलिड वैल्यूज होंगी वो आपकी 0 और 1 होगी, ये भी बाउंड्री केसेस हैं। अगर इन 4 केसेस के लिए आपके रिजल्ट्स सही आते हैं तो इसका मतलब है कि आपके ओवरऑल रिजल्ट्स जो हैं वो सही आएंगे। सिमिलरली लेट्स से आपका जो पासवर्ड है उसकी लेंथ सपोज 3 से लेके 8 तक होनी चाहिए। सो आप ऐसा करें, 3 के लिए टेस्ट कर लें, 8 के लिए टेस्ट कर लें, और लेट्स से 2 और 9 के लिए टेस्ट कर लें। ये बाउंड्री केसेस बना लिए, इस पे टेस्ट कर लिया, और इस पर अगर आपके रिजल्ट्स सही आते हैं, पासवर्ड सही तरह से वैलिडेट होता है, इसका मतलब है कि आपकी जो ओवरऑल वर्किंग है वो ठीक है। सो इस तरह से आप बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस करते हैं, और जो बाउंड्री वाली इनपुट की कंडीशंस होती हैं उनको लेके आप बेसिकली उसकी मदद से टेस्ट केसेस जो हैं वो डिफाइन करते हैं। सो ये हमारी जो डिस्कशन थी अभी तक की, ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के हवाले से थी। और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है ये बहुत ज़्यादा प्राइमरीली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ही यूज़ हो रही होती है। आई होप आपको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के हवाले से सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब जो नेक्स्ट टेस्टिंग के टाइप को हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, और ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होती, लेकिन कुछ केसेस में आप वाइट बॉक्स टेस्टिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली जब वाइट बॉक्स टेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो आपके पास सिस्टम का इंटरनल नॉलेज मौजूद है, और उस इंटरनल नॉलेज की बेसिस पे आप कुछ चीज़ें जो हैं वो टेस्ट कर रहे हैं, उनकी करेक्टनेस को वेरीफाई कर रहे हैं। तो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटरनल डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन लेवल की डिटेल टेस्टिंग करते वक्त आपको पता होगी। सो जो वाइट बॉक्स जी सर, यानी कि ये जो डेवलपर्स करते हैं ना वाइट बॉक्स हाँ टेस्टिंग, जी प्राइमरीली ये आपके डेवलपर्स ही करते हैं, क्योंकि इंटरनल नॉलेज अक्सर जो है उनके पास होता है। जी आपको इंटरनल स्ट्रक्चर का पता होगा। जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है वो ऑब्वियसली एप्लीकेबल है यूनिट टेस्टिंग के केस में, जो तो करनी ही डेवलपर ने है।
देन इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग के केस में भी आप वाइट बॉक्स टेस्टिंग कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। इसके लिए जो टेक्निक्स हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं। इसमें पाथ टेस्टिंग की टेक्निक है, लूप टेस्टिंग की टेक्निक है और कंडीशन टेस्टिंग की टेक्निक है। ये 3 मेजर टेक्निक्स हैं और इसके अलावा भी इसकी कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें बेसिकली आप कोड को इटसेल्फ टेस्ट कर रहे होते हैं रादर देन के आप किसी फंक्शनैलिटी को टेस्ट करें। आप प्राइमरीली कोड को देख रहे होते हैं। लेट्स से एक लूप लगा हुआ है और उस लूप की वर्किंग को देखेंगे कि क्या ये लूप सही तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सो इस तरह की ये टेस्टिंग होती है। सो अब इनको हम थोड़ा सा 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं कि इनसे मुराद क्या है। सो सबसे पहली जो टेस्टिंग की किस्म है दैट इज पाथ टेस्टिंग। इसमें आप करते ये हैं कि या तो आप एक फ्लो चार्ट बनाएंगे या आप एक फ्लो ग्राफ बनाएंगे। किसी भी पीस ऑफ कोड का फ्लो ग्राफ या फ्लो चार्ट बनाएंगे। अब उस फ्लो ग्राफ की मदद से आपको जितने पॉसिबल पाथ्स नजर आ रहे हैं उस पीस ऑफ कोड के, अगर आप हर एक पाथ की वर्किंग को टेस्ट कर लें एक एक सैंपल इनपुट दे के और हर एक पाथ की जो आउटपुट है वो सही आती है, इसका मतलब है कि वो जो पीस ऑफ कोड आपके पास है वो ओवरऑल सही तरह से काम कर रहा है। सो फ्लो चार्ट या फ्लो ग्राफ आपने बनाना होता है। सो इसके लिए एक जो बड़ा ही वेल नोन मेजर है दैट इज साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। जो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो आपको किसी भी पीस ऑफ कोड में आपको बताता है कि इसमें इंडिपेंडेंट पाथ्स कितने हैं इस पीस ऑफ कोड में। अब ऑब्वियसली जितने इंडिपेंडेंट पाथ्स होंगे अगर आप उतने टेस्ट केसेस लिख लें, सो वो हर एक पाथ को एक एक टेस्ट केस अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपके सारे जो पाथ्स हैं उस स्पेसिफिक कोड में वो कवर हो जाएंगे। अगर सभी पाथ की आउटपुट आपकी सही आती है तो ओवरऑल वर्किंग भी आपकी ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं कि साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है। हमने अभी बताया कि ये जो है आपको एक पीस ऑफ कोड में इंडिपेंडेंट पाथ्स का काउंट देता है कि आपके पास काउंट कितना है एक पीस ऑफ कोड में इंडिपेंडेंट पाथ्स का। तो ऑब्वियसली आपके पास काउंट आ गया तो आप उतने टेस्ट केसेस जो हैं वो लिख लेंगे और वो जब आप टेस्ट केसेस उतने लिख लेंगे तो वो सारा पीस ऑफ कोड आपका कवर हो जाएगा। सो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले आपने किसी भी कोड का एक फ्लो ग्राफ बनाना है और फ्लो ग्राफ ऑब्वियसली उसके कुछ नोटेशंस हैं। ये नोटेशंस आपको आपके सामने नजर आ रही हैं। लेट्स से इफ देन एल्स को आपने रिप्रेजेंट करना है तो ये हर एक नोड जो है वो बेसिकली एक स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करती है। सो अगर आपको मेरा एरो नजर आ रहा है, सो लेट्स से ये नोड इफ को रिप्रेजेंट करती है और ये देन आपके ये उस इफ का पार्ट है, देन ये एल्स का पार्ट है और उसके बाद आप उस पार्ट में से निकल जाएंगे। इसी तरह डू अनटिल है, आपके पास व्हाइल है और अगर आपके पास स्विच केसेस है या इफ की मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर आपके पास एक फॉर लूप है तो उसको इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे। सो इस नोटेशन के मुताबिक आपने जो भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं आपने उनका एक ग्राफ बना लेना है अपने पास। तो अब आपको ये आपके सामने एक एग्जांपल नजर आ रही है जिसमें 7 स्टेटमेंट्स हैं। सो सबसे पहली जो स्टेटमेंट है वो व्हाइल की है। इसमें ये हो सकता है कि आप व्हाइल से सीधा टर्मिनेट करके जैसे अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती आप व्हाइल से सीधा टर्मिनेट करके लाइन नंबर 7 पे जा सकते हैं, या अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप लाइन नंबर 2 पे आ सकते हैं।
2 से आप 3 पे जाएंगे। अगर 3 वाले इफ जो है वो ट्रू होता है तो आप लाइन नंबर 4 पे जाएंगे। अगर ये ट्रू नहीं होता तो आप लाइन नंबर 5 पे सीधा मूव कर जाएंगे। सो इसी तरह ये वाला जो वाइल लूप है इंटरनल वो चलता रहेगा। उसके बाद आपने जब ये वाला वाइल लूप टर्मिनेट होगा तो आप लाइन नंबर 6 पे आएंगे, आई में एक इंक्रीमेंट करेंगे और उसके बाद आप लाइन नंबर 1 पे मूव करेंगे। इस तरह हमने एक फ्लो ग्राफ जो है अपने कोड के अगेंस्ट बना लिया हुआ है। अब आपने इसकी साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी कंप्यूट करनी है और साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी का ये फार्मूला आपको आपके सामने नजर आ रहा है कि नंबर ऑफ एजेस कितने हैं माइनस नंबर ऑफ नोड्स करके अगर आप उसमें 2 ऐड कर दें तो आपको साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी जो है वो इसकी मिल जाएगी, इस फ्लो ग्राफ की या इस पीस ऑफ कोड की आप कह लें। तो इसका मतलब है कि इसमें 4 इंडिपेंडेंट पाथ हैं। आप इसको देख भी सकते हैं। एक पाथ आपका 1 से 7 तक है, एक पाथ आप 1 से जाएं 2, 3, 4, 5 to 6 and then 1 and 7। सिमिलरली आप 1, 2, 3 और ये 5 पे जाके और इसी तरह भी आप जा सकते हैं, या आप 1, 2 से 6 पे सीधा मूव करके भी आप 7 पे जा सकते हैं। तो ये आपके पास 4 इंडिपेंडेंस जो हैं वो पाथ्स हैं इस फ्लो ग्राफ में। और अगर आप हर एक पाथ के लिए एक एक इन वेरिएबल्स की वैल्यू सेट कर लें और उस पर अगर आप रिजल्ट्स को चेक करें और वो आपका ये इतना जो पीस ऑफ कोड है अगर वो सही वर्क करता है तो इसका मतलब है कि आप में आपकी जो फंक्शनैलिटी है इस कोड के थ्रू वो भी सही है। सो ये आपको एक तरीका कंप्यूट नजर आ रहा था साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी को कंप्यूट करने का। एक दूसरा तरीका ये है कि आप नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड्स ढूंढें, ऐसी नोड्स जिन पर कंडीशन है। तो इस तरह की जो नोड्स हैं वो 3 हैं, नोड नंबर 2, नोड नंबर 3 और नोड नंबर 1। और इन 3 में अगर आप +1 कर दें सो दैट वुड आल्सो रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ पाथ्स इन दिस फ्लो ग्राफ। सो ये साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी होती है जिससे आप कोड को लेके उसके इंडिपेंडेंट पाथ्स का काउंट मेजर करते हैं। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे दोबारा पूछ लें, क्योंकि ये हमारी जो डिस्कशन थी वो पास टेस्टिंग के हवाले से वो यही थी। आज ये क्लियर है? किसी को इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है कि साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी होती क्या है, इसका मकसद क्या है और ये किस तरह से कंप्यूट करते हैं हम? सर ये 4 इंडिपेंडेंट पाथ नजर समझ नहीं आ रहे मुझे। अगर इसमें 4 पाथ्स हैं। पहला पाथ तो ये है कि आपका ये वाला कंडीशन जो है ये वाली ये ट्रू ना हो तो आप 1 से सीधा 7 पर जंप कर जाएंगे। सेकंड पाथ आपका ये हो सकता है कि आप 1 से 2 पे आए, 2 से 3, 4, 5, देन आप 2 और 6 पे जाएं, देन 1 और 7 पे चले जाएं। ये आपका सेकंड पाथ है। सिमिलरली 1, 2, 3 से आप इधर 5 पे आ जाएं और 5 से आप 2, 6 और 7 पे चले जाएं। ये आपका तीसरा पाथ। सेकंड और थर्ड जी, सेकंड और थर्ड इंडिपेंडेंट है ना, क्योंकि इस केस में आपका जो सेकंड था जो मैंने अभी बताया उस केस में आप ये इफ वाला जो है ये पोर्शन फॉलो नहीं कर रहे होंगे, आप इधर सीधा जंप कर जाएंगे। सो आप 1 से 2 पे आए और अगर आप 3 से सीधा 5 पे चले जाते हैं तो ये वाला पीस ऑफ कोड उसमें कवर नहीं हो रहा। लेकिन अगर 1, 2, 3 से आप 4 पे आते हैं तो उसमें ये वाला पीस ऑफ कोड भी कवर हो रहा है। सो कितनी पॉसिबल तरीके से हम इस कोड से निकल सकते हैं, ये बेसिकली आपके इंडिपेंडेंट पाथ्स कहलाते हैं। तो इस तरह के 4 तरीकाकार हैं और अगर आप उन हर पाथ को एवेल्युएट कर लें तो वो आपकी इस करेक्टनेस को जज करने के लिए काफ़ी होगा। जी हाँ जी।
सो ये तो होगी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी की बात। उसके बाद आप लूप टेस्टिंग कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप जब भी अपना कोई भी कोड लिखते हैं, सो मेजर जो कंप्यूटेशन होती है वो आपकी लूप्स में मौजूद होती है। अगर आपकी लूप्स सही तरह काम करती हैं तो उससे ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि आपका ओवरऑल जो कोड है वो सही तरह से काम कर रहा है। सो अगर आपके पास बहुत ही सिंपल किस्म की लूप्स हैं, लेट्स से एक लूप है जो n तक चल रहा है और आपने उसकी वर्किंग को चेक करना है, सो आप ये 5 तरह से कर सकते हैं। या तो अगर वो बहुत ही सिंपल लूप है तो उसको स्किप कर दे, वो ठीक ही चल रहा होगा। या उस लूप के थ्रू एक पास करके देखें या 2 पासेस करके देख लें, या कोई m नंबर ऑफ पासेस करके देख लें जिसमें m जो है वो लेस देन n है। या कोई एक आर्बिट्रेरी वैल्यू मतलब n की वैल्यू लें जिसमें आप n-1 आइट्रेशन के अंदर रन करें, n के लिए रन करें और n+1 के लिए रन करें। अगर इनके लिए आपके लूप के रिजल्ट सही हैं तो ऑब्वियसली वो लूप, उसकी एक्सपेक्टेशन यही है कि वो लूप ओवरऑल भी सही होगा। सो ये एक सिंपल टेस्ट है एक लूप को चेक करने के लिए। उसके बाद आपके पास नेस्टेड लूप्स होते हैं। जब आपने नेस्टेड लूप्स को टेस्ट करना है तो उसके लिए आप करते ये हैं कि जो आपके लेट्स से आपके पास 3 लूप्स हैं जो कि नेस्टेड हैं, तो आप ऊपर वाले जो दो लूप्स होंगे उनकी मिनिमम वैल्यू सेट कर देंगे और जो सबसे इनर मोस्ट लूप होगा उस पर सिंपल टेस्ट रन करेंगे। अगर इनर मोस्ट लूप सही काम कर रहा है सो फिर आप इनर मोस्ट लूप को इग्नोर कर देंगे और अब आप सेकंड लूप की तरफ मूव करेंगे और पहले लूप की मिनिमम वैल्यू रख के सेकंड लूप पर सिंपल लूप टेस्ट करेंगे। सिमिलरली आप फिर आउटवर्ड मूव करेंगे और बिल्कुल लास्ट लूप पर मूव कर देंगे। तो इस तरह आप नेस्टेड लूपिंग के टेस्ट भी कर सकते हैं। ये भी एक मैकेनिज्म है वाइट बॉक्स टेस्टिंग का। सो ये भी आप कर सकते हैं लूप को चेक करने के लिए। और अगर आपकी लूप्स जो है वो इंडिपेंडेंट है, लेट्स से आपकी 2 लूप्स अलग-अलग लिखी हुई हैं, लेकिन पहले लूप का जो काउंट होता है वो जब पहला लूप टर्मिनेट करता है तो वही काउंट दूसरे लूप को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। तो इस केस में जो दूसरा लूप है वो पहले लूप पर डिपेंडेंट है। अगर इस तरह की डिपेंडेंसी है तो आप उस पर नेस्टेड लूप्स का टेस्ट रखेंगे। अगर वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं देन आप उस पर सिंपल लूप टेस्ट करेंगे। सो ये भी एक कह लें कि थ्योरेटिकल मैकेनिज्म है आपके लूप्स को टेस्ट करने के लिए। इसको भी यूज किया जा सकता है। उसके बाद कंडीशन टेस्टिंग है। कंडीशन टेस्टिंग में आप ये करते हैं कि आपके प्रोग्राम में जो तमाम तरह इफ एल्स होते हैं आप उनकी ट्रू और फॉल्स वैल्यू के अगेंस्ट क्या क्या आउटकम्स आती हैं उनको बेसिकली वेरीफाई कर रहे होते हैं। तो आप तमाम लॉजिकल कंडीशंस को चेक करते हैं उनकी वैल्यू ट्रू रख के और उनकी वैल्यू फॉल्स रख के। सो ये जो हमने अभी तक डिस्कस किया वाइट बॉक्स टेस्टिंग के हवाले से, ऑब्वियसली आपको समझ आ चुकी होगी कि इसमें आप कोड को इटसेल्फ देख रही हैं, सिर्फ और सिर्फ कोड को देख रहे हैं और ये आपके डेवलपर्स ही कर सकते हैं। ज़्यादातर आपके डेवलपर्स ही करते हैं इस तरह के टेस्ट अपने कोड की वर्किंग को चेक करने के लिए। सो ये डिस्कशन होगी वाइट बॉक्स टेस्टिंग के हवाले से। अब जो उसके बाद जो है एक ग्रे बॉक्स टेस्टिंग भी होती है जिसमें आप कुछ ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स को मिक्स कर देते हैं और मिक्स स्ट्रेटजीज यूज करते हैं चीज़ों को इवैल्यूएट करने के लिए। देन आपके पास मैनुअल टेस्टिंग है और ऑटोमेटेड टेस्टिंग है। मैनुअल टेस्टिंग में ऑब्वियसली आप एज अ ह्यूमन खुद से चीज़ों को रन करके उसको वेरीफाई कर रहे होंगे। आप कोई टूल या कोई स्क्रिप्ट वगैरह यूज नहीं करेंगे मैनुअल टेस्टिंग में।
जबकि जो आपकी ऑटोमेटेड टेस्टिंग है, इसमें आप किसी टूल को यूज कर रहे होंगे या कोई स्क्रिप्ट लिख रहे होंगे जिसमें आपके जो टेस्ट हैं वो ऑटोमेटिकली हो रहे होंगे। सो हम जो है ज़्यादातर अब हम ऑटोमेटेड टेस्टिंग पर ही फोकस करेंगे इस लेक्चर के बाद, और उसमें भी प्राइमरीली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को हम देख रहे होंगे, क्योंकि वो ही ज़्यादातर यूज़ की जाती है हमारी इंडस्ट्री में। और बिल्कुल लास्ट पे जो हमारी डिस्कशन है वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टाइप्स के हवाले से है। अब आपके पास डिफरेंट तरह की टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की, जो कि शुरू के एक लेक्चर में भी हमने इसके बारे में बात की थी। आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए टेस्टिंग कर सकते हैं, या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को चेक करने के लिए, जिसमें परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो सकती है, यूजेबिलिटी टेस्टिंग हो सकती है। जो यूजेबिलिटी टेस्टिंग होती है, इसमें जो आपका इंटरफेस होता है आपके प्रोग्राम का, आप उसको टेस्ट करते हैं कि यह कितना यूजेबल है, कितना इजी टू यूज है कस्टमर के लिए, जो आपका इंटरफेस है। तो इस तरह की जो टेस्टिंग होती है दैट इज यूजेबिलिटी टेस्टिंग। उसके बाद रिग्रेशन टेस्टिंग है, इसको हमने डिस्कस किया हुआ है, स्मोक टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग। अब ये डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज़ टेस्ट करनी है, उस हवाले से आप टेस्टिंग का जो टाइप है वो आप चूज करेंगे। सो यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं अपनी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के फंडामेंटल्स के हवाले से डिस्कशन को, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला अब हम यूनिट टेस्टिंग की तरफ मूव करेंगे, और यूनिट टेस्टिंग करते किस तरह से है उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को आप अभी तक सोच लें, अगर आपको कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, वो आप अभी भी पूछ सकते हैं, या नेक्स्ट लेक्चर में आप इसको देख के आइएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप नेक्स्ट लेक्चर में भी पूछ सकते हैं। जी, आज की डिस्कशन हमारी यहाँ तक ही थी।